हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा और आगे भी आता रहेगा। लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए हम चिंताग्रस्त रहते हैं कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई बस आपके लिए आसान बनाते रहें, जितनी भी मुश्किलें हैं उनको हटाते रहें। तो इसी प्रक्रिया में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। भाई बुक्स तो हमने बना दी, लेकिन अभी भी हमारी ये चिंता थी कि कैसे आपके लिए ये बुक्स और भी आसान रहें। तो इसलिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब ये कैटेगरीज कैसी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए सैम्पल पेपर लेकर आए हैं। तो इसी तरीके से हमारी एक बुक रहेगी, वो रहेगी सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स। फिर उसके बाद हमारी आएगी प्रीवियस ईयर। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो एक बुक हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स हो जाएगी। फिर एक हमारी एनसीईआरटी सोल्यूशन, यानी कि जितने भी हमारी एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी चैप्टर्स के हम सोल्यूशन करते हैं, तो सारे सोल्यूशंस हमारी एक ही बुक में रहेंगे। हम थ्योरी करते हैं, जैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो एक बुक हमारे पास क्या हो जाएगी, थ्योरी बुक हो जाएगी। इस तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में है, इन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल कि हम प्राप्त कैसे करें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए, हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो ये तो हो गई एक बहुत ही आवश्यक सूचना। लेकिन अब आ जाते हैं आज के हमारे पेपर पे। आज का हमारा जो पेपर है वो है क्लास 12 हिंदी कोर के लिए मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 5। तो अब तक हम 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, आज हम 5वां पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पेपर में सबसे पहले, जैसे आपको पता है कि कुछ निर्देश दिए रहते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। निर्धारित समय 3 घंटे का है, पूर्णांक 80 मार्क्स का है। अब इसके अंदर क्या दिया है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, आ बा, और कुल 13 प्रश्न है। तो आ बा मिलाकर टोटल कितने 13 क्वेश्चन है। फिर आते हैं खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो मतलब खंड आ में हमारे पास कितने हैं, 45 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने हैं। फिर आते हैं खंड बा में हमारे पास सिर्फ वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और हर प्रश्न के साथ आंतरिक विकल्प अंदर मौजूद है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशों का पालन करते हुए आप देंगे। हर प्रश्न का उत्तर उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको आप पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देने जरूरी है, यानी कि पूरे के पूरे 13 प्रश्न करने आपके लिए आवश्यक है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, लाइन से आंसर देना है। यानी कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल आप जो है सीक्वेंस में काम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं खंड आ का हमारा पहला प्रश्न, जो है हमारा अपठित बोध से शुरू होता है। इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। हमारे पास खंड आ है, उसका पहले प्रश्न में हमारे पास एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पर आधारित 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, यानी कि प्रश्न संख्या 1 हमारा 10 मार्क्स का है। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और सारे ही आंसर्स फटाफट करने हैं। तो क्या है, चलिए देखते हैं। साहित्य में मानवीय समाज के सुख दुख, आशा निराशा, साहस भय और उत्थान पतन का स्पष्ट चित्रण रहता है। साहित्य की इन्हीं खूबियों के कारण इन्हें समाज का दर्पण कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो साहित्य एक स्वायत्त आत्मा है और उसकी सृष्टि करने वाला भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि उसके रचे साहित्य की गूंज कब और कहां तक जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि साहित्य समाज में नैतिक सत्य की चिंता है, तो यह समाज की दूरगामी वृत्तियों का रक्षक तत्व भी है। तभी तो प्रेमचंद ने साहित्यकारों को सावधान करते हुए साहित्य के लक्ष्य को बड़ी मार्मिकता से रेखांकित करते हुए कहा है, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिकता और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें शक्ति और गति ना पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागे, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। कहा जाता है कि साहित्य में सत्य की साधना है, शिवत्व की कामना है और सौंदर्य की अभिव्यंजना है। शुद्ध, जीवंत एवं उत्कृष्ट साहित्य मानव एवं समाज की संवेदना और उसकी सहज वृत्तियों को युगों युगों तक जन जन के मानस को रसासिक्त करता रहता है।
तभी तो शेक्सपियर हो या कालिदास, उनकी कृतियां आज भी अपनी ये रस सुधा से लोगों के हृदय को आप्लावित कर रही है। एक बात और, राजनीतिक दृष्टि से विश्व चाहे कितने ही गुटों में न बट जाए गया हो, चाहे उसके मतभेद की खाई कितनी ही गहरी क्यों ना हो गई हो, किंतु साहित्य के प्रांगण में सब एक ही हैं, क्योंकि दुनिया का मानव एक है तथा उसकी वृत्तियां भी सब जगह और सब कालों में एक समान है। तो साहित्य हमारे जीवन में कितना काम करता है, ये चीज कई कवियों ने, कई लेखकों ने अलग अलग तरीके से हमें बताई और समझाई भी है। प्राचीन ग्रीक साहित्य क्यों प्रिय लगता है? जबकि वह ग्रीक समाज की दास प्रथा, स्त्रियों की दुर्दशा तथा श्रम से घृणा जैसी विकृतियों से पीड़ित था। तो देखिए, एक साहित्य सभी को प्रिय है, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी विकृतियां थी। वस्तुतः वह आज भी प्रिय एवं आकर्षक इसलिए लगता है क्योंकि इसमें मनुष्यता का एक युग चित्रित है, यानी कि मनुष्य का मतलब एक युग जो निकल गया वो हमें उन साहित्यों में देखने को मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुसार साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। कारण यह है कि साहित्यकार समय की विचारधारा से अछूता नहीं रह सकता। साहित्यकार अगर मान लीजिए पहले का है तो उसके उस समय की जितने भी कालांतर, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही होंगी उससे वो प्रभावित उसका साहित्य होगा। फिर उसके बाद जैसे हम मध्ययुग में आए तो मध्ययुग के जितने भी साहित्यकार रहे, कवि रहे, लेखक रहे, तो उनकी रचनाएं उससे प्रेरित रहेंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि साहित्य की रचना जिन कवियों और लेखकों द्वारा होती है वो अपने समय की विचारधारा से प्रेरित होते हैं। जीवन की तरह साहित्य में भी संघर्ष और निरंतरता चलती रहती है। इसीलिए तो साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है, क्योंकि समय और परिस्थिति का प्रभाव साहित्य पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। यानी कि जो साहित्य लिखा जा चुका है उसे हम प्रेजेंट टाइम में अपने सामने रखते हैं और आने वाले भविष्य की रूपरेखा हम उसको देखकर, मतलब भूतकाल में जो चीजें हो चुकी हैं वो हमें साहित्य से पता चलती हैं और साहित्य के जरिए ही हम अपने वर्तमान में सीखते हैं और अपने भविष्य को सुधारते हैं। समाज की सुसुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है। यानी कि जो लोग किसी मैटर पे या कोई ऐसी गंभीर बात पे अगर वो सोए हुए हैं, ज्यादा कुछ प्रक्रिया नहीं करते, तो साहित्य उन्हें झंझोर के उठाने का काम करता है। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान एक दिशा और प्रकाश देता है। कुछ साहित्य ऐसे हैं जो बहुत पहले लिखे गए हों, लेकिन जिस काल में भी पढ़े जाएं वो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। जैसे हमने रामचरितमानस हो, गीता हो, आप पढ़िए, इसमें हमारे समय की कोई भी लिखा कितने समय पहले गया, लेकिन आज भी अगर हम इसको उठा के पढ़ें तो हमें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है इससे। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो अपने भीतर बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रखता है। तो मतलब सार्वभौमिक यानी कि सभी तरह के एरियो को, हर एक चीज पे आधारित हमारी समस्याओं को हल करने का जिसके अंदर सार होता है, वही सही मायने में सच्चा साहित्य होता है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, साहित्य किस खूबी के कारण इसे समाज का दर्पण कहा जाता है? साहित्य की किस खूबी के कारण उसे साहित्य समाज का दर्पण कहते हैं? मानव समाज का चित्रण करने के कारण, साहित्यकारों को सम्मान देने के कारण, समाज के एक पक्ष का चित्रण करने के कारण, इतिहास का चित्रण करने के कारण। तो क्यों साहित्य, कौन सी खूबी है? वो है आपका मानव समाज का चित्रण करने के कारण उसे समाज का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि जिस काल में भी साहित्य लिखा गया है वो उस समय के समाज का, मानव का दर्पण प्रस्तुत करता है और इसीलिए उसे समाज का दर्पण कहते हैं। दूसरा है, साहित्य में किस गुण का होना आवश्यक है? सत्य की साधना, शिवत्व की कामना, सौंदर्य की अभिव्यंजना या ये सभी? तो गद्यांश के अनुसार अगर हम देखें तो ये सभी होना आवश्यक है। प्रेमचंद किस प्रकार के साहित्य को साहित्य कहलाने का अधिकारी मानते थे? कैसा साहित्य जिसे वो साहित्य कहने का अधिकारी मानते थे? तो वो साहित्य था जो कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता ना उत्पन्न करे, अर्थात वही है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से प्रेरित करने की प्रेरणा देता है। शेक्सपियर या कालिदास की कृतियां आज भी लोकप्रिय होने का क्या कारण है?
आज भी हम लोग कालिदास की कृतियां मेघदूतम पढ़ते हैं, देखिए पढ़ा है ना हम लोगों ने। उनकी बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं जो हम लोग के जो है पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल है। शेक्सपियर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं और आज भी लोग भी उनकी बुक्स ले लेकर पढ़ना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी समझते हैं। तो ऐसी उन कृतियों के लोकप्रिय होने का कारण क्या है? मानव समाज की संवेदना एवं सहज वृत्तियों के कारण, अपने समय के महान साहित्यकार होने के कारण, प्रेम पक्ष का वर्णन करने के कारण, इतिहास के परिप्रेक्ष्य के कारण। तो उसका सही कारण क्या है? वो है मानव समाज की संवेदना एवं सहज वृत्तियों के कारण। यानी कि जो मानव है उसकी जो एक्चुअल जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो हमें इन सभी साहित्य, शेक्सपियर और कालिदास के साहित्यों में देखने को मिलता है। तो आज भी अगर हम उसको पढ़ते हैं तो अपने आप को उस साहित्य से रिलेट कर पाते हैं और इसीलिए वो ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व का गुटों में बंटने से साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? विश्व जो अलग अलग गुटों में बढ़ गया, इससे साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? साहित्य सब मनुष्यों के लिए समान रहेगा, साहित्य में मतभेद की खाई आ गई है, साहित्य भी गुटों में बंट जाएगा, साहित्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो क्या होगा? विश्व भले गुटों में बंट जाए लेकिन साहित्य सभी मनुष्यों के लिए समान रहता है। विश्व में आप जाइए, अब शेक्सपियर यहाँ के तो नहीं थे लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ना। कालिदास भारत के रहे लेकिन ये भी क्या है, दूसरे देशों में पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग गुटों में बंट गया तो हमारा साहित्य कहीं समाप्त हो गया। साहित्य हमेशा ही समान रहा है सबके लिए। ग्रीक साहित्य में किसका वर्णन मिलता है? दास प्रथा, स्त्रियों की संतोषजनक स्थिति, प्राकृतिक चित्रण या साहित्यकारों की आस्था। तो वहां पर जो हमें चित्रण मिलता है वो है दास प्रथा का। वहां पे स्त्रियों का संतोषजनक नहीं, चिंताजनक स्थिति का वर्णन मिलता है। साहित्य का बुनियादी लक्ष्य क्या है? समाज की अच्छाई का वर्णन करना, समाज की सोई हुई विवेक शक्ति को जगाना, समाज के ज्वलंतशील मुद्दों का वर्णन करना, समाज के निम्न वर्ग का चित्रण करना। तो यहाँ पर साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है समाज की सोई हुई विवेक शक्ति को जगाना। किसी टॉपिक पे अगर समाज कुछ नहीं बोल रहा है, जो गंभीर विषय है, तो साहित्य उन विषयों पर लोगों को जगाता है। साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? जीवन की परिवर्तनशीलता के कारण, समाज और परिस्थिति का प्रभाव साहित्य पर ना पड़ने के कारण, साहित्यकार का समाज से जुड़े रहने का कारण, भविष्य में पथ प्रदर्शन करने के कारण। तो सही इसका ऑप्शन है। क्यों बोलते हैं साहित्य को समाज का दर्पण? क्योंकि समय और परिस्थिति का प्रभाव साहित्य पर पड़ने के कारण। अब क्या होता है, किसी भी समय में साहित्य अगर रचा जाएगा तो उस समय का समाज का जो भी प्रभाव होगा, उस समय जो भी चीज प्रचलित होगी, उसका असर किस पर पड़ता है? हमारे साहित्य पे पड़ता है। जैसे देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय जितनी भी रचनाएं या कृतियां लिखी गई, उसमें स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों के अत्याचार, तरह तरह की नीति, संघर्ष, भारतीयों का संघर्ष, ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो उस समय समाज में क्या चल रहा था, ये हमें वहां के उस समय के साहित्य में देखने को मिला। तो इसीलिए कहा जाता है साहित्य को समाज का दर्पण। प्रश्न संख्या 9 है, किस प्रकार का साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है? कैसा साहित्य जो हमेशा प्रासंगिक, वो लिखा चाहे जब भी गया हो, अगर लाखों सालों बाद भी पढ़ा जाए तो वो हमेशा यूजफुल रहता है। कैसा साहित्य? गुणों से परिपूर्ण, अपने समय के सत्य को उजागर करने वाला, खा या बुराइयों का प्रदर्शन करने वाला। तो कैसा साहित्य? वो है आपका गुणों से परिपूर्ण और अपने समय के सत्य को उजागर करने वाला। क्योंकि अपने समय के साहित्य को जो कोई उजागर करेगा वो क्या होगा, वो लोगों से डायरेक्ट संपर्क में रहेगा और लोगों की समस्याएं बनी रहती हैं। वो चाहे थोड़ी परिस्थितियां बदल जाएं लेकिन समस्याएं लगभग वैसी रहती हैं। तो इस तरह का साहित्य क्या होता है, वो हमेशा प्रासंगिकता रखता है। प्रश्न संख्या 10 है, श्रेष्ठ साहित्य किसे माना जा सकता है? जो साहित्य तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ साहित्य किसको हम बोलेंगे? जो सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों और उद्देश्यों को समाये रखे, जो जीवन का सम्यक आलंकन करे। सम्यक आलंकन का मतलब उस समय, जिस समय भी साहित्य रचा गया उस समय का सारी चीजों का आकलन करके उसे साहित्य में समाहित करे। जो मनुष्य को निराशा से दूर करे, जो मनुष्य को संघर्ष करने से बचाए। तो कौन सा साहित्य श्रेष्ठ कहा जाएगा? जो सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों और उद्देश्यों को समाये रखे, यानी कि सभी प्रकार के मूल, संदेश और उद्देश्य उस साहित्य में हो, वही श्रेष्ठ साहित्य कहलाता
तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 1 समाप्त हुआ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, जहां पर हमारे सामने आ रहे हैं 2 अपठित पद्यांश। इन दोनों पद्यांशों में से हमें कोई एक पद्यांश को करना है। अब पद्यांश के लिए भी बड़ा क्वेरीज आती हैं कि मैम इसको कैसे करें, तो इसको सबसे अच्छा तरीका है जितने हो सके उतने पद्यांश को पढ़िए, काव्य को पढ़िए, क्योंकि काव्य को पढ़ के समझना पहले जरूरी है। जब हम समझेंगे तभी हम उसका उत्तर दे पाएंगे। और सबसे पहले जब हम उसको सॉल्व करने बैठते हैं तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसे हमें ठीक से करना है, उसे ठीक से पढ़ना है, समझना है। प्रश्न अगर हम नहीं समझेंगे तो हम पद्यांश में से उत्तर को नहीं खोज पाएंगे। तो चलिए, पहला हमारे पास पद्यांश क्या है, ये पद्यांश हमारा रहेगा 5 मार्क्स का, यानी कि एक पद्यांश पे 5 नंबर के प्रश्न होंगे। तो पहला पद्यांश है, खिड़की से झांकती 2 आंखें उदास, ऐसे में कोई आ जाए जो पास, बोसों प्रतीक्षाओं का जूठन है, दर्द में दबाया यह भारी मन है, एक गंध जूड़े की रूठी 100 बार, पलकों में छाया सावन घन है, सावन का खारा जल मिटे नहीं प्यास, खिड़की से झांकती 2 आंखें उदास, सेज के सुमन सारे सूखे हैं, गीतों के बोल कंठ रूखे हैं, काटी ना जाए सौगंध भरी रात, बिस्तर के सिकन राम भूखे हैं, कब तक रहेगा इस घर में वनवास, खिड़की से झांकती 2 आंखें उदास, नैनों के कोर भरे दिन हैं, कंगन में खनकाए बिन है, यादों की आंख गांठ बंधे और कितने हैं, गिनने में लगते कठिन हैं, आंचल में मनुआ का कितना उपहास, खिड़की से झांकती 2 आंखें उदास। तो किस तरह प्रियतमा जो है वो अपने प्रिय की प्रतीक्षा कर रही है, उसकी आंखों से सावन के घन बरस रहे हैं, सावन के घन जो लगातार बरसते हैं, इस तरह उसकी आंखों से वो पानी बरस रहा है, उसकी सेज पर जितने अर्थात उसके बिस्तर पे जो फूल थे वो सभी सूख गए हैं, उसने अपने प्रियतम की याद में उस सेज को सजाया था जो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। तो वो यहाँ पर प्रतीक्षा दिखा रहे हैं। क्या दिया है, खिड़की से झांकती आंखें कैसी हैं, सुंदर उदास छोटी या बड़ी, तो कैसी हैं, वो है उदास। पद्यांश के अनुसार आंखें क्या पाना चाहती हैं, प्रिय का साथ, सुख सुविधाएं, जल या धन, तो क्या पाना चाहती हैं, वो है प्रिय का साथ, अपने प्रियतम का साथ, इसीलिए वो खिड़की से झांक के उनका इंतजार कर रही हैं। पद्यांश में किस प्रकार का भाव व्यक्त हुआ है, कैसा भाव व्यक्त है, अभावों का, विरह का, वर्षा की कमी का या मिलन का, तो वो चीज है वो है आपका विरह का, यानी कि प्रिय और प्रीतम बिछड़े हुए हैं, तो वो क्या है, बिछड़ना क्या होता है, विरह वेदना को व्यक्त करता है। प्रश्न 4 है, सावन के पानी से प्यास न बुझने का क्या कारण बताया गया। सावन के पानी से, जो आंखों से सावन का जो पानी बरस रहा है उससे भी प्यास नहीं बुझ रही, कारण क्या है, पानी कम होना, पानी अधिक शीतल होना, पानी खारा होना, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होना। तो सावन का जल कहाँ से बरस रहा है, आंखों से, और आंखों से बरसता पानी जो है वो नमकीन होता है, तो उससे प्यास नहीं बुझ रही, अर्थात वो पानी खारा है, इसलिए प्यास नहीं बुझ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कवि के द्वारा कैसी रात काटना दूभर हो रहा है, वो किस तरह की रात नहीं काट पा रहा है, फूलों भरी, सौगंध भरी, उत्साह से भरी या गीतों भरी, तो वो रात कैसी है, वो है सौगंध भरी रात काटना मुश्किल हो रहा है। अब आ गए हम अपने दूसरे काव्यांश में, 2 काव्यांश थे ना, तो एक काव्यांश हो गया, अब दूसरा काव्यांश देखिए। ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पूत हुई है भारत देश की स्वर्णिम माटी, जिनके श्रम से चली आ रही युग युग के से अविरल परिपाटी, जिनके संयम से शोभित है जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्म मंथन के हित जो असी धरा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पिघल पिघल कर मोम दीप सा जलते हैं, जिनके उपदेशों को सुनकर संवर जाए जन जन का जीवन, सत्य हिंसा जिनके भूषण, करुणामय जिनकी वाणी, जिनके चरणों से है पावन भारत की यह अमिट कहानी, उनके ही आशीष शुभेच्छा पाने को करता पदवंदन। अब ये जो हमारे पास में काव्यांश था ये ऋषि मुनियों और भारत के जितने भी महान लोग हुए हैं उनके बारे में था।
तो अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए कितने हैं। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 5 और पांचों ही हमें करने हैं। ऋषि मुनि साधु संत नमन करने योग्य क्यों हैं? आखिर हम उनको क्यों नमन करते हैं? धार्मिक विश्वास के कारण, तप श्रम और संयम का आदर्श प्रस्तुत करने के कारण, उच्च शिक्षा का पालन करने के कारण, देश में धर्म संस्कृति का प्रचार करने के कारण। तो किस कारण से करते हैं हम नमन उनको? तप श्रम और संयम का आदर्श प्रस्तुत करने के कारण। मतलब वो इतना ज्यादा तप करते हैं, श्रम करते हैं, ये सभी आदर्श उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, इसीलिए हम उनको नमन करते हैं। नेक्स्ट है, ऋषि मुनि अपनी किन विशेषताओं के कारण वंदनीय हैं? कौन सी विशेषताएं हैं? सत्य, अहिंसा, मधुर वाणी या ये सभी? तो हम बोलेंगे कि ये सभी जो हैं उनके वंदनीय करने योग्य हैं, इसीलिए हम उनका वंदन करते हैं। मोम दीप सा जलते हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब ध्यान से देखिएगा, उत्तर जो है आपका प्रश्न में ही दिया है। क्या दिया है? मोम दीप सा जलते हैं। अगर अलंकार की पहचान है तो ये तुरंत ही आप देखकर पहचान जाओगे कि ये उपमा अलंकार है। पहली बात तो यहाँ मोम जो है कैसे दीप समान जल रहा है, ठीक है, और समान, जहाँ समानता व्यक्त करते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। और साथ ही उपमा अलंकार की कुछ पहचान भी है। यहाँ पहचान जैसे दिया है, सा सी से सम सरिषि, ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ सा शब्द आया, इससे हमने तुरंत पहचान लिया कि ये क्या है, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, असी धरा पर चलते हैं, पंक्ति का आश्रय क्या है? ये पंक्ति हमें क्या समझाने या क्या बताने के लिए बोली गई है? को लोक हित में स्वयं कष्ट झेलना, युद्ध के लिए तैयार रहना, तलवार को सदैव अपने पास रखना, हथियारों की धार पर चलना। तो यहाँ पर असी धारा पर चलते हैं का मतलब है लोक हित में स्वयं कष्ट झेलना, मतलब दूसरों के कल्याण के लिए हम कष्ट झेलते हैं। तो देखिए ऋषि मुनि ऐसे ही करते हैं ना, कि हम लोगों के कल्याण के लिए वो खुद अपने आप को कष्ट देते हैं। जन जन का जीवन कैसे संवर जाता है? किस तरीके से जन जन यानी कि सभी लोगों का जीवन संवर जाता है? उच्च आचरण द्वारा, ऋषि मुनियों के उपदेशों को सुनकर, सत्य और अहिंसा को अपनाकर, दूसरों के आशीर्वाद द्वारा। तो जन जन का जीवन संवरता है ऋषि मुनियों के उपदेशों को सुनकर, यानी कि उनके उपदेश जब हम सुनते हैं तो हमारा जीवन सुधर जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा दूसरा पद्यांश भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पे। क्या पूछा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। ये पूछे गए हैं 5 और पांचों ही हमें करने हैं, 1 मार्क्स ईच है। तो ये देखिए क्या है, पत्रकार की बैसाखियां किन्हें कहा जाता है? पत्रकार की बैसाखियां क्या होती हैं? सत्यता, संतुलन, निष्पक्षता, ये सभी। तो यहाँ पर जो है ये सभी ही पत्रकार की बैसाखियां कही जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला? भारत में पहला छापाखाना अर्थात प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर खुला था? दिल्ली, गोवा, कोलकाता या बंगाल? तो पहला छापाखाना खुला था गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति कौन सी है? यहाँ पर पूछी जा रही है एशिया की, तो वो है आपकी पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए पात्रों के गुणों का बखान किसके माध्यम से किया जाता है? पात्रों के जो गुण हैं, उनकी अच्छाइयां हैं, वो किस माध्यम से कहानी में प्रस्तुत करी जाती है? एक तो होता है कि कहानीकार खुद प्रस्तुत करता है, वो कुछ वाक्यों को ऐड कर देता है उनके जरिए, और कुछ क्या रहता है जो दूसरे पात्र रहते हैं उनके संवादों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो सही है वो है हमारा का और खा दोनों। नेक्स्ट आते हैं, नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है, तो उसमें संपूर्णता कब आती है? नाटक जब लिखित रहता है तो एक आयामी है, लेकिन जब नाटक एक्चुअल में पूर्णता कब प्राप्त करता है? जब उसे मंच पे मंचन किया जाता है। तो सही होगा मंचन के बाद। नेक्स्ट आते हैं, अब आ गए हम प्रश्न संख्या 4 पे। 4 क्या है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारा जो काव्यखंड है आरोह बुक का, वहां से हमारे सामने एक वो क्या कहते हैं पाठ रखा गया है किसी भी कविता का, उसको पढ़ना है। उस पर आधारित हमारे पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है और 5 ही हमें करने हैं। तो ये जो है हमारा, ये लिया गया है रुबाइयों से। देखिए कौन सा है ये,
दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद्द आया, बालक तो हुई चांद पर ललचाया, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। तो किस तरीके से दीपावली की शाम जो है एक माँ घरौंदे में दियों को जला रही है, बच्चे को जो है उसने लावे और मिट्टी चीनी के खिलौने जो हैं वो लाकर दिए हुए हैं, चीनी के खाने वाले होते हैं तो खिलौने वो लाकर दिए हैं। बहुत ही अच्छी शाम है। और साथ ही दूसरी जो रुबाई है उसमें क्या दिया गया है कि किस तरीके से बच्चा चांद पर जिद आया है कि उसे खिलौने के रूप में चांद ही चाहिए। तो माँ क्या है उसे आईने में चांद दिखाती है और कहती है देखो ये तुम्हारा चांद जो है वो आंगन में उतर आया है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। दिवाली के दिन घर की साज सज्जा कैसी होती है? अस्त व्यस्त साफ सुंदर पुते हुए घर, बच्चों के खिलौने घर में फैले हुए, अस्वच्छ व गंदगी। तो सही क्या है? साफ सुंदर और पुते हुए घर होते हैं। दिवाली के दिन माता बच्चों को क्या लाकर देती है? कपड़े, मिठाई, चीनी मिट्टी के खिलौने या दिया। तो क्या लाकर देती है? वो है चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर देती है। दिए जलाते समय बच्चे के लिए माता के चेहरे पर कैसा भाव है? जब दिए जला रही है माँ तो कैसा भाव है? कोमलता, शिथिलता, स्तब्धता या असमंजस्यता। तो क्या है? वो है कोमलता का भाव है। प्रश्न संख्या 4 है, दिवाली के उत्सव को आंखों के सामने साकार कौन कर देता है? मिट्टी के खिलौने, दीपक जलाना, घर की साज सज्जा या ये सभी। तो हम बोलेंगे कि दिवाली के उत्सव के दिन आंखों के सामने ये सारी ही चीजें हमें जो है वो दिवाली साकार होती दिखाई देती हैं। सारी चीजें, मिट्टी के खिलौने भी उसी टाइम होते हैं, दीपक जलना भी होता है, घर की साज सज्जा भी होती है। 5वां प्रश्न है, माँ बच्चे के घरौंदे में दिए किस लिए जलाती है? अब वो क्यों जला रही है दिए? तो कारण क्या है? मनोरंजन हेतु, परंपरा हेतु, आत्मीयता हेतु या प्रकाश हेतु। तो कारण है परंपरा हेतु। परंपरा के अनुसार घर के हर कोने में दिए जलने चाहिए, तो इसलिए वो वहां पर भी दिए जलाती है कि वो बच्चे का घरौंदा है तो वहां पर भी उजाला होना चाहिए। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 में हमारे आरोह बुक का ही गद्य खंड का एक पाठ का गद्यांश रखा गया है। इसको हम पढ़ेंगे और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो क्या है देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब ये जो गद्यांश हमारे पास दिया गया है ये भक्तिन चैप्टर से है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओंठ बिचका कर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिंग के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जेठानियां काक भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। तो किस तरीके से भक्तिन के दूसरे परिच्छेद तथा विवाह के बाद भी उसे सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसने जो है जैसे 3 कन्याओं को जन्म दिया, इस कारण से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था। अब इसमें पहला प्रश्न है, जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या आशय है? क्या मतलब है इसका? वैवाहिक जीवन, अवैवाहिक जीवन, सन्यासी जीवन या मिश्रित जीवन। तो दूसरे परिच्छेद से यहाँ था वैवाहिक जीवन, यानी कि विवाह के पश्चात का जो जीवन रहा वहां पर उसी को यहाँ पर दूसरा परिच्छेद बोला गया है। भक्तिन ने कितनी लड़कियों को जन्म दिया? 5, 2, 4 या 3। तो वहां पे क्या था? क्या कहते हैं, गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली कन्या के 2 और संस्करण पैदा कर दिए। तो एक कन्या तो पैदा करी थी, बाद में 2 संस्करण और निकाल दिए। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई? 3 कन्याएं हो गई थी। नेक्स्ट है, भक्तिन के पुत्र ना होने पर उसकी सास द्वारा उपेक्षा प्रकट करना किस कारण उचित था? क्योंकि वह लड़कियों को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह स्वयं 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी थी, क्योंकि वह भक्तिन से घृणा करती थी, क्योंकि वह और अधिक पुत्रियां चाहती थी। तो यहाँ पर भक्तिन के पुत्र ना होने पर उसकी सास द्वारा उपेक्षा प्रकट करना का कारण था क्योंकि वह स्वयं 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी थी। कौन? उसकी सास जो है वो 3 पुत्रों को जन्म ऑलरेडी दे चुकी थी। गद्यांश में प्रस्तुत छोटी बहू संबोधन किसके लिए प्रस्तुत किया गया? तो छोटी बहू कौन थी? भक्तिन। तो ये संबोधन किसके लिए प्रस्तुत है? भक्तिन के लिए।
लीक छोड़कर चलने से क्या अभिप्राय है? अब यहाँ पर एक लास्ट में दिया गया है लाइन में, लीक छोड़कर चलना, तो इससे क्या तात्पर्य होता है? पुरानी परंपरा पर चलना, नए तरीके को छोड़कर पुराने पर चलना, सभी के साथ मिलकर चलना, पुरातन तरीके से अलग हटकर नए तरीके से चलना। तो यहाँ लीक से हटकर चलने का तात्पर्य है पुरातन, यानी कि जो पुराना तरीका है उससे अलग हटकर चलना। क्योंकि पुराना तरीका क्या था भाई, सास ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, जेठानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन इसने पुत्रियों को जन्म दिया। तो ये क्या था, वो लोग सब काम कर रहे थे, उससे लीक से हटकर उसने काम किया था। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 6 पर। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास में क्या, हमारी जो पूरक पुस्तिका है वितान, उसमें से जो है उन पाठों में से 10 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। इन 10 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ये हैं पूरे 10 मार्क्स के। तो पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू ने नौकरी के अतिरिक्त अन्य तरीकों से धन कमाने की कभी ही नहीं सोची, क्यों? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो आखिर उन्होंने नौकरी के अलावा कोई और तरीके से धन कमाना क्यों उचित नहीं समझा? कारण है, नौकरी चली ना जाए इस डर के कारण, अपने दृढ़ जीवन मूल्यों के आधार पर चलने के कारण, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के कारण, अपने मित्र की संगति के कारण। तो सही क्या था? अपने दृढ़ जीवन मूल्यों पर चलने के कारण उन्होंने कभी भी और अन्य तरीकों से पैसे कमाने का जो है नहीं सोचा था। यशोधर बाबू के बच्चे अपने पिता की किस बात पर खिन्न रहते थे? कौन सी ऐसी बात थी जो उन्हें अभी तक चुभती थी और बिल्कुल पसंद नहीं थी? सिद्धांत के कारण अपने कोटे का फ्लैट ना लेने की बात पर, उनके सामाजिक ना होने की बात पर, केवल अपने विषय में सोचने की बात पर, परिवार का ध्यान ना रखने की बात पे। तो किस बात से खिन्न रहते थे? क्योंकि सिद्धांत के कारण उन्होंने अपने कोटे का फ्लैट लेने से मना कर दिया था, उन्होंने नहीं ली थी। इस बात से इनके बच्चे जो हैं इनसे बहुत खिन्न रहते थे। यशोधर बाबू की पत्नी अपने पति से नाराज क्यों रहती थी? क्या कारण था? वो उनके पति के साथ ज्यादा बनती नहीं थी, बहुत ज्यादा अनबन रहती थी। उनका आधुनिक होने के कारण, उनका समय के अनुरूप ना बदलने के कारण, उनका किशन दास से अधिक आत्मीय संबंध होने के कारण, उनका अपने बच्चे को सदैव डांटने के कारण। तो खिन्नता दोनों में आपस ना बनने का कारण था उनका समय के अनुरूप ना बदलना। भाई उनकी पत्नी जो है वो समय के अनुरूप बदल चुकी थी, मगर यशोधर बाबू अपने पुराने ही सिद्धांतों पर चल रहे थे। इस कारण उनके बीच मतभेद होता रहता था। जूझ कहानी के लेखक की बुद्धिमत्ता का प्रमाण किस बात पे मिलता है? हमारे जो जूझ कहानी के लेखक हैं आनंद यादव जी, उनकी बुद्धिमत्ता का हमें कैसे सबूत मिला इस कहानी को पढ़कर? तो क्या था? माँ को समझाने की बात से, राव साहब को विश्वास दिलाने की बात से, पिता को बाध्य करने की बात से, ये सभी। तो हम यहाँ बोलेंगे ये सारी ही बातें उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रकाश डालती हैं। भाई पढ़ाई उनकी छूट गई थी तो सबसे पहले उन्होंने माँ से बात करी कि भाई हमें पढ़ाई शुरू करनी है। तो माँ ने फिर सुझाव दिया दत्ता जी राव से, तो दत्ता जी को कन्विंस करने का काम भी आनंदा जी ने किया। फिर उसके बाद उनके पिता ने उनके ऊपर जितनी शर्तें बांधी थी उन शर्तों को उन्होंने स्वीकार किया और अपने पिता को बाध्य कर दिया कि वो उनको पढ़ने दे। तो यहाँ पर ये सारे ही चीज़ें जो हैं वो ये बताती हैं कि हमारे जो लेखक थे वो काफ़ी बुद्धिमान थे। लेखक को ना चाहते हुए भी खेती का काम क्यों करना पड़ता है? जूझ कहानी के आधार पर सही विकल्प दीजिए। वो खेती का काम नहीं करना चाहते थे लेकिन तब भी उन्हें करना पड़ता था। कारण क्या है? खेती करना उनका खानदानी पेशा है, उनके जीवन में आर्थिक समस्या है, उनके माता पिता चाहते हैं कि वे खेती करें, खेती के बिना उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या था कि उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उसी को सही बनाए रखने के लिए उनको खेती का कार्य करना पड़ता था। तो उनके जीवन की आर्थिक समस्या के कारण उन्हें ना चाहते हुए भी खेती का काम करना पड़ता था। जूझ कहानी में पिता द्वारा स्वयं खेती ना करके अपने बेटे से खेती का काम करवाना किस ओर संकेत करता है? यहाँ पर पिता ने जो है खेती ना करके अपने बेटे से खेती का काम करवा रहे थे, उसकी पढ़ाई वगैरह छुड़वा दी थी। तो ये किस ओर संकेत करता है कि खुद काम ना करके अपने बेटे से करा रहे हैं। पिता अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था। पिता चाहता था कि उसका बेटा आर्थिक रूप से संपन्न बने। पिता के आलसी और कमजोर रूप को दर्शाता है। पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे भी अधिक प्रगति करे। तो यहाँ पर क्या है सही? पिता के आलसी और कमजोर रूप को दर्शाता है कि पिता जो है बहुत आलसी हैं, कमजोर हैं, इसलिए वो बेटे से खेती करवा रहे हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पहले क्या भ्रम था? जब सिंधु घाटी सभ्यता मिली थी तो पहले क्या भ्रम हुआ करता था, वो हमें बताना है। ये अन्न उपजाते नहीं है, उसका आयात करते हैं। ये साधन विहीन सभ्यता थी, ये दूसरों पर निर्भर लोग थे, ये अन्न का निर्यात करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले भ्रम था वो ये था कि ये अन्न उपजाते नहीं है, आयात करते हैं, मतलब बाहर से लाते हैं। ये लोग खेती नहीं करते थे, ये एक भ्रम था। अतीत के दबे पांव पाठ में लेखक ने सभ्यता के नष्ट होने का कारण किसे माना है? भाई इतनी सभ्य ऑर्गेनाइज सभ्यता जो है वो खत्म हो गई, तो इसका क्या कारण रहा होगा? वहां के लोगों को जिम्मेदार माना है उन्होंने। प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ने के कारण, मतलब धीरे धीरे उनका क्या हुआ, प्रगति वो करते जा रहे थे और एक सिचुएशन ऐसी आई कि अब उसके आगे कुछ था नहीं, तभी ये सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। उत्खनन कार्य को सही समय पर सही न निर्णय लेने को, तो सही इसका कारण है प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ने के कारण। अर्थात जब वो प्रगति पे बढ़ते गए तो वो जो जगह जहाँ पे रह रहे थे वो जगह उनके लिए सफिशिएंट नहीं पड़ी, इसलिए उन्हें वहाँ से हट कर जाना पड़ा और जो लोग बचे वो सभ्यता की जो है काल के ग्रास में चले गए। प्रश्न संख्या 9 है, जूझ कहानी के नायक आनंदा की अपने दादा से यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा? वो डायरेक्ट नहीं कहते थे, उन्होंने ये बात अपनी माँ से कही, माँ से दत्ताजी राव से कराई, मगर खुद डायरेक्ट अपने पिताजी से उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? कारण क्या है? क्योंकि वह विद्यालय नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह आलसी और शैतान था, क्योंकि उसे डर था कि दादा पढ़ाई के नाम पर बहुत पिटाई कर देगा, क्योंकि उसे ज्ञात था कि पढ़ाई से अधिक जरूरी खेती करना है। तो यहाँ पर इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि पढ़ाई के नाम पे पिता अच्छी खासी पिटाई कर देंगे, इसलिए वो खुद नहीं कहते थे। जूझ कहानी में आनंदा ने अपने पढ़ने की इच्छा माँ को ही क्यों बताई? क्या कारण था उन्होंने माँ को बताई थी? पिता को नहीं बताई थी ये तो हमें पता चल गया, मगर माँ को ही क्यों बताई? माँ से अत्यधिक लगाव के कारण, माँ को पिता के समान समझने के कारण, पिता द्वारा पहले ही मना कर देने के कारण, माँ के द्वारा पिता से ना डरने के कारण। तो उनको माँ को बताने का कारण था माँ से अत्यधिक लगाव के कारण। वो माँ से काफ़ी क्लोज थे क्योंकि पूरा दिन खेती का काम करना, सब कुछ करना, ये सब माँ के साथ मिलके वो करते थे, इसलिए माँ के साथ उनका ज़्यादा लगाव था, इसलिए उन्होंने ये बात उन्हीं को बताई। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी 10 हमारे यहाँ पर खत्म हो गए। अब हमारे पास आता है हमारा खंड बा। खंड बा से हमारे वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होते, मतलब जितने भी आंसर्स हैं सब हमको डिटेल में देने होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। तो हमें क्या 120 वर्ड्स का एक लेख लिखना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कोई एक करना है और ये है हमारा 6 मार्क्स का। तो अब हम चारों करेंगे, आपको जब आप करोगे तो आपको एक करना है। तो अब ये 4 हम किस तरीके से करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कारण ये है क्योंकि रचनात्मक लेख लिखते समय हमें आत्मपरक शैली का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये उसी तरीके से है। तो 4 ऑप्शंस में क्या है? पहला, परोपकार मनुष्य का धर्म। दूसरा है छात्र को आत्मनिर्भर बनाने में आवासीय विद्यालय की भूमिका। तीसरा है पृथ्वी की रक्षा हेतु पर्यावरण की सुरक्षा, अध्ययन का आनंद। तो ये 4 हमारे पास है, इन चारों में से कोई एक करेंगे। तो सबसे पहला हम शुरू कर रहे हैं परोपकार मनुष्य का धर्म, ये हम पहला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी आप रचनात्मक लेख ऑप्ट करेंगे उसको मिडिल टॉप हेडिंग में डाल देंगे, तो इससे ये पता रहेगा एग्जामिनर को कि आपने कौन सा किया है, क्योंकि हेडिंग डालना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, परोपकार से तात्पर्य दूसरों की सहायता करने से है। जब हम अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरों की सहायता करते हैं तो वह परोपकार नहीं होता। मतलब जब हम अपना इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं इसमें मेरा कुछ फायदा है, तब हम दूसरे की मदद करते हैं, तब वो परोपकार नहीं। जब हम निस्वार्थ भाव से, जिसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं है, तब हम दूसरे की मदद करें तो वो परोपकार कहलाता है। परोपकार स्वार्थपूर्ण मन से नहीं होता है, उसके लिए हृदय की पवित्रता, शुद्धता आवश्यक है। परोपकार क्षमा, दया, बलिदान, प्रेम, ममता आदि गुणों का ही रूप है। तो मतलब परोपकार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हम किसी के से सहानुभूति रखते हैं, प्यार रखते हैं, सभी कुछ ये हमारे भाव एक ही हो जाते हैं जब हम परोपकार करते हैं। परोपकार मनुष्य का धर्म होता है। भूखे को अन्न, प्यासे को जल, वस्त्रहीन को वस्त्र, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा ही मानव का परम धर्म है।
संसार में ऐसे ही व्यक्तियों का नाम अमर होता है जो अपना जीवन दूसरों के हित के लिए जीते हैं। परोपकार को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे मनुष्य की पहचान बनती है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जीवन जो है न्यौछावर कर दिया है। इस प्रकार सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। परोपकार की भावना लोक कल्याण से ही पूर्ण होती है। परोपकार मानव समाज का आधार है। समाज में व्यक्ति एक दूसरे की सहायता और सहयोग हेतु सदा लालायित रहता है। परोपकार सामाजिक जीवन की धुरी है। इसके बिना सामाजिक जीवन गति प्राप्त नहीं कर सकता। परोपकार मानव का सच्चा आभूषण है, इसलिए कहा गया है परोपकाराय संताम विभूतः, अर्थात सत्पुरुषों का अलंकार तो परोपकार ही होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम परोपकारी महात्माओं से प्रेरित होकर अपने जीवन पथ को प्रशस्त करें और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे और लोक कल्याणी संदेश को चारों ओर प्रसारित करे। तो इस तरीके से हमने बताया। तो यहाँ पर आपने अगर कुछ ऐसा कार्य किया हो तो उस घटना को भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनके नाम दे सकते हैं। महात्मा गांधी है, ज्योतिबा फुले हैं और भी आगे हैं, दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद है। बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने परोपकार के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तो उनके नामों को भी आप यहां उल्लेखित कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है छात्र को आत्मनिर्भर बनाने में आवासीय विद्यालय की भूमिका। यहां पर आवासीय विद्यालय मतलब हॉस्टल्स, जो छात्र हैं जो अपने आप से काम कर सकें, ये सारी चीज़ें जैसे घर में होता है। घर में क्या होता है, मम्मी बहुत सारे कामों को कर देती हैं, लेकिन हॉस्टल्स में ये सारे काम हमको खुद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हॉस्टल क्या करता है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है। तो उसी पर हमको यहाँ पर लिखना है। तो क्या है, छात्र को आत्मनिर्भर बनाने में आवासीय विद्यालय की भूमिका। तो यहाँ पर आवासीय विद्यालय का तात्पर्य है हॉस्टल से, कि हॉस्टल्स में किस तरीके से कार्य किया जाता है। मानव जीवन में शिक्षा का अहम योगदान होता है। यद्यपि शिक्षा का आरंभ एक व्यक्ति अपने घर परिवार से ही कर देता है, परंतु औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु उसे विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है। हमारे देश में विद्यालयों के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, अर्ध सरकारी विद्यालय, ट्रस्टी विद्यालय, आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय निजी और सरकारी दोनों हो सकते हैं, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के कॉलेज होते हैं आदि। इन सभी विद्यालयों के नाम भिन्न तो जरूर हैं, परंतु इनका उद्देश्य एक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास। भाई विद्यालय चाहे जो भी हो, बच्चों का डेवलपमेंट कराना ही इनका मेन उद्देश्य होता है। आवासीय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है जहां छात्रों का विद्यालय परिसर में ही रहना अनिवार्य होता है, मतलब उनके हॉस्टल के प्रेमिसेस में ही उनको रहना होता है, बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। छात्रों के जीवन पर आवासीय विद्यालय के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पड़ते हैं। यदि सकारात्मक पर चर्चा की जाए तो देखा जा सकता है कि आवासीय विद्यालय में कड़ा अनुशासन होता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है वहां पर। इसका प्रभाव विद्यार्थी के भविष्य पर पड़ता है। आवासीय विद्यालय में छात्र अपने परिवार से दूर रहते हैं। इस स्थिति में उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका समाधान भी छात्रों को स्वयं ही करना पड़ता है। भाई जब हम अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारे सामने। उस परिस्थिति में हमें इसका सामना खुद करना पड़ता है और इस प्रकार वे आत्मनिर्भरता के गुण को अर्जित कर लेते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के कारण क्या होता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसी आत्मनिर्भरता के कारण वे अपने भविष्य का निर्धारण करने में सक्षम हो जाते हैं। आवासीय विद्यालयों के वातावरण में छात्र के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। आवासीय विद्यालय में परिवार से अलग रहने के कारण एक बच्चे में अन्य बच्चों के साथ परिवार की तरह सामंजस्य स्थापित करने का गुण आ जाता है। अब देखिए, ये जो गुण होता है, एक अनजान व्यक्ति के, एक अनजान लड़के के साथ हम एकदम परिवार जैसा बाउंडेशन रखने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमें सोशल एथिक्स सिखाता है कि जब हम कभी समाज में निकलेंगे तो हर किसी से हमारा संबंध सिर्फ परिवार से नहीं, यहाँ पर समाज में हमारे हर व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बंधुत्वता के आधार पर होना चाहिए। आवासीय विद्यालय में विद्यार्थी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकल पाने में सक्षम हो जाता है। इस कारण वह आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने लगता है। तो कोई भी आपकी जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, बच्चा खुद निकलने की कोशिश करता है और इसके साथ ही उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो आत्मनिर्भर बनता है, बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं उसके अंदर। अब आते हैं हम अपने तीसरा रचनात्मक लेख का टॉपिक है पृथ्वी की रक्षा हेतु पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, तो
आपको पता है कि ये पृथ्वी पृथ्वी इसलिए है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण ही सभी जीवों को रहने के अनुकूल बनाता है। तो अगर हमें पृथ्वी की रक्षा करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि ये पृथ्वी हमारे रहने योग्य बहुत समय तक रहे, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है यहाँ का पर्यावरण बिल्कुल साफ स्वच्छ होना। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए, पर्यावरण और मनुष्य का गहरा संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु, सभी पर्यावरण की उपज है। हम सभी को पता है कि जब पृथ्वी अलग हुई थी सूरज के एक टुकड़े से, जैसे हम लोग जानते हैं कि अलग हुई थी, तब यहाँ रहने लायक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ का एटमॉस्फेयर बना, यहाँ पर जीव पनपे और धीरे धीरे हम मानव भी आ गए। तो यहाँ पर ये सब किस कारण से हुआ, यहाँ का एटमॉस्फेयर यानी कि पर्यावरण जो है वो जीवन के अनुकूल हुआ। मनुष्य अथवा जीव जंतु सभी की उत्पत्ति एवं विकास, वर्तमान स्वरूप एवं भावी अस्तित्व सभी पर्यावरण पर निर्भर है। प्रकृति मनुष्य के जीवन के लिए भी कितने ही साधन जुटाती है। मनुष्य के लालन पालन हेतु स्वच्छ पानी, हवा, वनस्पति, खनिज उपलब्ध कराती है। आधुनिक युग में मानव द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध हेतु प्रकृति का निरंतर दोहन किया जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण इतना दूषित हो गया है कि यह पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। तो हमने अपने फायदे के लिए क्या किया, दोहन करना शुरू किया। अर्थात हमने पृथ्वी से इतना ज्यादा पृथ्वी से हम जितना लेते हैं वो खुद अपने आप बना लेती है, लेकिन इसको लेने की भी अपनी एक स्पीड या लिमिट होती है। हम क्या कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं और पृथ्वी उसे हिलप नहीं कर पा रही है। तो हमने क्या किया, जरूरत से ज्यादा लेना शुरू किया। इस कारण पृथ्वी का पर्यावरण दूषित होने लगा है। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। तकनीक की इस दुनिया में मानव तकनीक को विकसित करने के लिए पर्यावरण का सहारा ले रहा है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए मानव और पर्यावरण के बीच एक मजबूत संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। पर्यावरण प्रदूषण जहां एक ओर हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके कारण अनेक जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं। हमें अपनी धरती की रक्षा के लिए प्रदूषण को कम करना ही होगा। मनुष्य पॉलीथीन का प्रयोग करके उन्हें यूं ही फेंक देता है। ये पॉलीथीन भूमि में मिलकर उसकी उर्वरा शक्ति को कम कर देती है। तो पॉलीथीन जो एक ऐसी चीज है जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा दूषित कर रही है। अतः पॉलीथीन का प्रयोग ना करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाया जा सकता है। साथ ही इससे भूमि प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। अगर हम पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे तो बहुत हद तक हम भूमि प्रदूषण को रोक सकते हैं। पृथ्वी की रक्षा व पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण का सहारा लिया जा रहा है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा वृक्षों को और सुरक्षा प्रदान करके ओजोन परत के संरक्षण में सहयोग देकर पृथ्वी की रक्षा का प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोल व डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है तथा लोगों को पर्यावरण के विषय में जागरूक किया जा रहा है। तो मतलब हमें ऐसे ईंधनों के प्रयोग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित नहीं करता है। पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी है। मनुष्य को अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति की अमूल्य भेंट को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा तथा पर्यावरण की सुरक्षा तथा सामंजस्य रखते हुए संतुलित विकास की ओर अग्रसर होना होगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि इस पर्यावरण को हमें बचाना है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे हम क्यों करें, वो तो कर नहीं रहा है, हम क्यों करें। आप करिए, आपको देखा देखी 4 लोग और करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पर्यावरण हम सभी की जिम्मेदारी है उसको सुधारना। यहाँ गवर्नमेंट कोई रूल नहीं चलाएगी, ये पहली जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हम भी इस पर्यावरण में सांस ले रहे हैं। अब आते हैं हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो है अध्ययन का आनंद। अध्ययन मतलब जो हम पढ़ाई करते हैं उसका जो मजा है वो क्या है। विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। विद्या की प्राप्ति उसी को हो सकती है जो निरंतर अध्ययन करता रहता है तथा जो अध्ययन के आनंद का विषय अनुभव करे। संसार का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी सफलता का मूल मंत्र अध्ययन है। अध्ययन मतलब आप लगातार पढ़िए, चीजों को समझिए। आप जितना पढ़ेंगे आप उतना चीजों के बारे में जान पाएंगे। गांधी जी के संबंध में कहा जाता है कि वे अवकाश का एक भी क्षण ऐसा नहीं जाने देते थे जिसमें वे कुछ पढ़ते ना रहे हों।
डॉक्टर अंबेडकर, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, जॉर्ज वॉशिंगटन, मार्स आदि महान नेताओं ने जो महाग्रंथ मानव जाति को प्रदान किए हैं वे उनके अध्ययन के ही परिणाम थे। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य नामक महान पुस्तक काले पानी की सजा के दौरान लिखी। अब देखिए, वहां पर जब उनको सजा मिली तो उनको क्या था, वहां पे कुछ नहीं करना था, उनको खाली कैद किया गया था, तो उस जगह उन्होंने जो है पूरा गीता रहस्य ही लिख डाला था। वीर सावरकर का सन 1857 की क्रांति नामक खोजपूर्ण ग्रंथ भी कारागार में तैयार हुआ। ये लोग जेल के दूषित वातावरण में रहकर भी इतना उत्तम साहित्य तभी दे सके क्योंकि वे अध्ययन को आनंद का विषय मानते थे। कि मतलब ठीक है, यहाँ इतना प्रदूषित, इतने सारे लोग हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने बोला हमको मजा इसमें आता है, हम ये कार्य करेंगे। अध्ययन के आनंद की कोई तुलना नहीं है। एक विचारक का यह कहना ठीक ही है कि पूरा दिन मित्रों की गोष्ठी में बर्बाद करने के बजाय प्रतिदिन केवल 1 घंटा अध्ययन में लगा देना कहीं अधिक लाभप्रद है। अध्ययन के लिए ना कोई विशेष आयु है और ना ही उनका समय निर्धारित है। अध्ययन मानव जीवन का अटूट अंग है। कविवर रहीम ने कहा है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। और दूसरे कवि वृंद भी कहते हैं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो यहाँ पर मतलब है, ये जो भंडार ऐसा है कि आप इसे जितना खर्चेंगे वो उतना बढ़ेगा, और अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो ये घटता चला जाएगा। मतलब आप जितना नॉलेज खर्च करेंगे आपको उतनी नॉलेज गेन होती जाएगी। अध्ययन मनुष्य की चिंतन शक्ति और कार्य शक्ति दोनों को बढ़ाता है। यानी कि हम अध्ययन जब करते हैं तो हमारे सोचने की भी शक्ति बढ़ती है और हमारी कार्य करने की शक्ति भी बढ़ती है। यह कायरों में शक्ति तथा निराश व्यक्तियों में आनंद का संचार करता है। हम बहुत ज्यादा कोई काम हमसे नहीं हो रहा है, हम डिप्रेस हैं, कैसे करेंगे? तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपके अंदर की निराशा हटती जाएगी। अध्ययन के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति अपनी आयु रुचि के अनुसार अध्ययन करता है। किसी को विज्ञान संबंधी विषय पढ़ना पसंद है तो कोई कविता पढ़ना चाहता है। हालांकि कुछ लोग बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं परंतु फिर भी पिछड़े हुए होते हैं। आप कुछ लोगों को देखेंगे बहुत ज्यादा वो पढ़ाई करते हैं लेकिन तब भी वो जो है वो फर्स्ट रैंक में नहीं आ पाते, पिछड़ जाते हैं। अधिक अध्ययन से स्वास्थ्य व आजीविका में भी बाधा होती है। आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो वो भी नुकसानदेह है। केवल किताबी कीड़ा बनकर रहना उचित नहीं है, यानी किताब में फंसे रहो ये सही नहीं है। इसके साथ साथ जीवन के विकास की अन्य बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त जीवन की सत्य पथ पर ले जाने वाले साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए पुस्तकों के चयन में सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त केवल पढ़ने मात्र से ही अध्ययन नहीं होता, यह मनन से होता है। अतः अध्ययन का मूल मंत्र है पढ़ो, समझो और ग्रहण करो। तो यहाँ पर यह मतलब नहीं किताब खोल के आप पूरा दिन पढ़ते ही रहो, पढ़ते रहो। आप थोड़ी देर पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो उसको समझो और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, तभी ये बहुत जरूरी है, तभी आपके लिए काम का भी है। तो यहाँ अध्ययन का आनंद तभी है जब आप उसमें इंटरेस्ट लें और उसे अपने जीवन में भी उतार सकें। तो ये तो हो गए हमारे चारों रचनात्मक लेख। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर वर्ड जो है, यहाँ पर हमारे सामने हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 2 प्रश्न करने हैं। कितने वर्ड्स के करने हैं? 60 वर्ड्स के। और ये एक प्रश्न होगा 3 मार्क्स का, तो यानी कि टोटल 2 प्रश्न हो गए हमारे 6 मार्क्स के। देखते हैं पहला प्रश्न। पीत पत्रकारिता को स्पष्ट कीजिए। क्या होती है पीत पत्रकारिता? आपको ये बतानी है। पीत पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार पत्र अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों का खुलासा, फिल्मी गपशप आदि से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है। इस तरह की पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुई थी, जब वहां कुछ समाचार पत्रों के बीच पाठकों को आकर्षित करने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। तो एक तरीके से पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता एक ही होती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पीत पत्रकारिता अलग है और पेज 3 पत्रकारिता अलग है, ये दोनों एक ही होती है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुआ था।
इसमें क्या होता है, फिल्मी जगत की जितनी गपशप होती है, कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके प्रेम संबंध हैं, कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो ये सभी जो एक पृष्ठ पे जो उसको छपता है वो हमारा पेज 3 पत्रकारिता कहलाती है, और वही हमारी पीठ पत्रकारिता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता लेखन में छंदों तथा बिंबों की क्या भूमिका होती है, समझा कर लिखिए। कविता लेखन में अगर छंद नहीं है तो वो लय प्राप्त नहीं कर सकते, और बिंबों के माध्यम से ही हम कविता को लोगों से जोड़ पाते हैं, तो ये दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, कविता लेखन में छंदों तथा बिंबों की भूमिका इस प्रकार। तो सबसे पहले छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। मतलब जब तक आप छंद की अच्छी जानकारी नहीं रखेंगे तब तक जो उसका आपको कविता का जो लय बनाना है वो आप नहीं कर पाएंगे। अतः कविता लिखने से पूर्व छंद की बुनियादी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम लोग कविता पढ़ते हैं तो उसमें देखिए हल्की सी लय रहती है, लास्ट में कुछ तुकांत रहते हैं, कभी तुकांत भी नहीं रहते तो भी लय रहती है। तो ये लय और लय का ना होना, तुकांत होना, ये सभी छंद में आता है। तो छंद की मात्राओं का जानना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं बिंब। बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। यानी कि ये बिंब क्या होते हैं, जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, देखने के लिए बोल रहे हैं, क्या है, जैसे पक्षियों की कतार आसमान में उड़ रही है, तो ये क्या है, ये हमारी इंद्री आँख से हम इसको पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दृश्य बिंब हो जाएगा। उसी तरह कलकल बहती नदी, तो वो जो कलकल की आवाज़ है वो हम कैसे करेंगे, वो हम सुनेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका श्रव्य बिंब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंद्रियों के माध्यम से जिसको पकड़ते हैं वो हमारे बिंब कहलाते हैं। कविता लिखते समय बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। मतलब बाहर की जो चीजें होती हैं वो हमारे मन में उतर जाती हैं। बिंब या चित्र का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में दृश्य और श्रव्य बिंब की संभावना तलाश करनी चाहिए। तो जब भी हम कविता लिखें तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ हम दृश्य बिंब डाल सकते हैं, जहाँ श्रव्य बिंब डाल सकते हैं, नासिकीय बिंब भी डाल सकते हैं, आप स्पर्श बिंब भी डाल सकते हैं, सभी बिंबों में, लेकिन इन बिंबों की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। नाटक लेखन में समय के बंधन का महत्व समझाइए। अब समय का बंधन यहाँ पर नाटक लेखन में क्या होता है, पहली बात, हर दृश्य का एक समय होता है। अगर आप उस समय से ज़्यादा कर देंगे तो लोग बोर होने लगते हैं, तो इसलिए समय जो है वो बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जिस समय का नाटक कर रहे हैं उस समय की जानकारी, मान लीजिए आप प्रागैतिहासिक काल का कर रहे हैं तो उस समय की जानकारी होनी चाहिए, ऐतिहासिक नाटक कर रहे हैं तो उस समय की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए समय एक तो ड्यूरेशन है और एक काल है, यानी कि जो भी आप जिस भी काल में लिखा गया वो नाटक है, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। नाटक का प्रथम अंग समय का बंधन है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है, इसीलिए शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना तय होता है। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्य काल, इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल में संयोजित होता है। मान लीजिए अगर हम रामायण महाभारत को मंचित कर रहे हैं तो भी वो वर्तमान काल में होगा, और अगर हम भविष्य में देख रहे हैं कि हम चांद पे पहुंच गए हैं तो भी वो नाटक वर्तमान काल में ही संयोजित होगा। कभी भी इसको नाटक को हम भूतकाल या भविष्य काल में नहीं लिखते, जब भी लिखते हैं वर्तमान काल में ही लिखते हैं। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देशन हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं, चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। समय को लेकर एक और यह तथ्य है कि साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर से वहीं से पढ़ना या सुनना शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। बाकी विधाएं हम रोक सकते हैं, लेकिन नाटक जब मंचित हो रहा है तो उसे हम बीच में नहीं रोक सकते ना। अब हम अगर उसको देखने बैठे हैं तो हम अंत तक उसको देख कर ही पूर्ण करेंगे। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पे। अब प्रश्न संख्या 9 में क्या है, निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देखिए। अभी हमने जो अपनी बुक अभिव्यक्ति माध्यम के जो 3 प्रश्न किए वो 60 शब्दों में हमें उत्तर देने थे। अब हमें अभिव्यक्ति माध्यम के ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मगर 80 शब्दों में देने हैं। यहाँ पे भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और एक प्रश्न है हमारा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो टोटल ये हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 8 मार्क्स का। तो पहला प्रश्न है, कविता लेखन हेतु परिवेश और भाव क्यों आवश्यक होते हैं? परिवेश यानी कि आसपास का वातावरण, भाव यानी कि फीलिंग, क्यों आवश्यक होते हैं?
कविता लेखन हेतु परिवेश और भाव आवश्यक होते हैं, क्योंकि कविता के सभी तत्व परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। परिवेश यानी कि आज जिस भी पर हम लिख रहे हैं कविता, वो आसपास का वातावरण, हम सब कुछ जो है वो कविता में आ ही जाएगा, चाहे या ना चाहे हम। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब परिवेश के इर्द गिर्द घूमते हैं। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी तत्व भाव से भी परिचालित होते हैं। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। तो अब कवि हमारा जिस परिवेश में रह रहा है, जिस वातावरण में, जिस माहौल में रह रहा है, उसका असर कविता पर पड़ता है। साथ ही उसकी अपनी क्या सोच है, किस चीज को लेकर वो किस दृष्टिकोण से सोचता है, उस चीज को लेकर उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो सभी कुछ वो कविता में उतार देता है। तो इसीलिए हर कवि की लिखित कविता अलग अलग तरीके से होती है। तो ये भाव और परिवेश दोनों आवश्यक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, समाचार लेखन के विभिन्न चरणों में से शीर्षक तथा स्रोत पर प्रकाश डालिए। अब शीर्षक जो दिया जाता है, जो ऊपर लाइन जो देते हैं ना, हम लोग हेडिंग्स देते हैं, उसके बाद समाचार लिखते हैं। तो पहले तो आपको बताना है शीर्षक कैसा और क्या लिखना चाहिए, ये चीज़। और दूसरा, जो समाचार हमें प्राप्त हो रहा है, जिस स्रोत से प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए क्या, सबसे पहले हम शीर्षक के बारे में बात करें। समाचार लेखन करते समय सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक भी समाचार की मुख्य घटना, जिस घटना के संदर्भ में समाचार लिखा जा रहा है, का सांकेतिक उल्लेख होना चाहिए। मान लीजिए सेंसेक्स एकदम से अप हो गया, बहुत ज्यादा हाई चला गया, तो अब अगर वो देना है तो हम क्या बोलेंगे, सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स की तेज बढ़त, हमने शीर्षक दिया। उसके बाद हम नीचे खबर लिखेंगे। तो जो भी आप शीर्षक दे रहे हो उसमें उस खबर से संबंधित थोड़ी सी झलक होनी चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे। अब शीर्षक में क्या होगा, जैसे हमने बोला सेंसेक्स में तेजी से बढ़त, तो अब क्या होगा, जो लोगों का फंड सेंसेक्स के जरिए अप डाउन होता है वो सबसे पहले आकर्षित होंगे। तो ऐसा हमेशा आकर्षक शीर्षक हमें देना चाहिए। सहज रूप से आकर्षित करे, समाचार का मूल भाव बताए और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक करे। तो ये शीर्षक हमें हमारे अनुसार खबर खोजने में भी सहायक करते हैं। तो शीर्षक संक्षिप्त, सरल, सार्थक व स्पष्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, आसान शब्दों का होना चाहिए और ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए कि सामने वाला तुरंत ही उसको समझ जाए। शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखना चाहिए, मतलब पास्ट टेंस में ऐसा हुआ था, कभी इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे। शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी हो तो महत्वपूर्ण तथा विख्यात व्यक्तियों का ही दिया जाना चाहिए। अगर आप शीर्षक में किसी व्यक्ति का नाम देना चाहते हैं तो वो फेमस व्यक्ति हो तो ही उसका नाम देना चाहिए। अननोन पर्सन्स के नाम नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि लोग उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ाती है। अगर आपने शीर्षक अच्छा नहीं दिया तो कोई भी नीचे समाचार नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए शीर्षक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा स्रोत। शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए। जैसे अब आपको स्रोत, कहाँ से ये समाचार प्राप्त हुआ है, किसी संस्था से प्राप्त हुआ है या कोई कहीं से जाकर, वो स्रोत का उल्लेख आपको समाचार में करना पड़ता है। जैसे दिया, हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा। अब कई समाचार हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि फला जगह पर ऐसी ऐसी घटना घट गई। व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा, समाचार प्रदाता एजेंसी द्वारा या समाचार ब्यूरो द्वारा। तो जहां से भी आपको ये समाचार प्राप्त हो रहा है उस जगह का नाम, उस व्यक्ति का नाम, उस संस्था का नाम आपको मेंशन करना पड़ता है समाचार में। स्रोत के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है। अब जिस व्यक्ति से आपको प्राप्त हुआ है उसका नाम और जिस संस्था से प्राप्त हुआ है उसका नाम अगर आप वहां पर दे देंगे तो पढ़ने वाला उस समाचार पे विश्वास करेगा कि नहीं, ये समाचार सच है। इसलिए इसकी विश्वसनीयता, यानी कि जो भी समाचार आप छाप रहे हैं उसकी विश्वसनीयता जो है वो देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये बहुत ही जो है यकीन करने वाला है, सच है समाचार, उसके लिए आपको स्रोत का उल्लेख करना पड़ता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 3 पे। फीचर लेखन कितने प्रकार के होते हैं। अब फीचर लेखन हम बहुत तरीके के लिख सकते हैं, तो कुछ के नाम हम यहाँ पर लिखित करेंगे। फीचर लेखन के विषय अनंत एवं किसी भी प्रकार की सीमाओं से मुक्त हैं।
हमने बताया ना बहुत सारे हैं। इसके बावजूद फीचर लेखन के विषयों को ऊपरी निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तो इनके प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन तब भी हम इनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये सेक्शंस क्या है? नंबर 1 है सामाजिक तथा सांस्कृतिक फीचर। इसमें व्यक्ति विशेष, सामाजिक रीति रिवाज, रहन सहन, मेलों, त्योहारों, कला, खेल, संस्कृति, विरासत, तीर्थ स्थल आदि से संबंधित विषय सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो इन सभी से क्या है, ये हमारी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जो चीजें होती हैं उनके विषय में लिखेंगे। दूसरा है घटना परक फीचर। इसमें आंदोलन, युद्ध, अकाल, दुर्घटना, दंगा, धरना आदि से संबंधित विषय शामिल किए जाते हैं। तीसरा है प्राकृतिक फीचर या लोकाभिरुचि फीचर। इसमें विभिन्न प्राकृतिक अवयवों, अंतरिक्ष, खगोल, पृथ्वी आदि संबंधित फीचरों के अतिरिक्त लोगों के बीच प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से विद्यमान रुचिपूर्ण विषयों से संबंधित विषयों को लिया जाता है। मतलब यहाँ इस सेक्शन में क्या होता है, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको हम लेते हैं। दूसरा ही लोग जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई कभी कभी ऐसे विषय होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उन विषयों को भी हम ले सकते हैं। साहित्यिक फीचर, इसके अंतर्गत साहित्यिक गतिविधियां, साहित्यकारों या रचनाकारों, लोक साहित्य आदि से जुड़े विषयों को शामिल किया जाता है। फिर आते हैं राजनीतिक फीचर। इसके अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक विचारों, राजनीतिज्ञों आदि के संबंधित विषयों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो राजनीति से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो इस सेक्शन में हम शामिल कर सकते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 10 में। यहाँ पर क्या दिया है, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में हमको देने हैं। अब जो हमारी बुक है आरोह भाग 2, उसका जो काव्यखंड है उस काव्यखंड से हमारे पास में कुछ प्रश्न आए हैं, मतलब 3 प्रश्न आए हैं। इन 3 प्रश्नों में से हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं और इनके उत्तर हमें 60 शब्दों में देने हैं। और एक प्रश्न ये है आपका 3 मार्क्स का, ठीक है। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं, तो ये कितने हो गए, 6 मार्क्स के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है? खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा? देखिए ऐसा रस, अक्षय पात्र पहले क्या होता था, एक ऐसा पात्र है जिसमें से कभी भी जो है रस, यानी कि हम जो चीज़ प्रदान करें वो कभी खत्म नहीं होता था, वो हमेशा फिलअप हो जाता था। तो आप जो है, आप क्या कहते हैं, किसी कागज़ पर जब हम कविता लिखते हैं तो भी उसका रस कभी समाप्त नहीं होता। उसी तरह खेत में उपजाया जाने वाला अन्न जो होता है वो भी जो है कभी खत्म नहीं होता। खेत की उर्वरता बराबर रहती है, आप बीज बोते रहिए, वो आपको प्रदान करता रहेगा। अक्षय पात्र का अर्थ है हमेशा भरा रहने वाला पात्र। अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। रस के अक्षय पात्र से जिस रस जितना बांटा जाता उतना ही वह भरता जाता। कविता का रस चिरकाल तक आनंद देता है। खेती की फसल खत्म हो जाती है परंतु रचना का रस कभी खत्म नहीं होता, यह अनंत काल तक बहता है। यह रचना कर्म की शाश्वतता को दर्शाता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्यों बोला है, कवि जो क्या कहते हैं रस का अक्षय पात्र कभी नहीं, उसी तरह कविता का जो अक्षय पात्र है वो भी कभी खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट है, रुबाइयों के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। वो बच्चे को लेकर उछालती है, उसे दर्पण दिखाती है, उसको नहलाती संवारती है, उसको चांद दिखाती है। तो बहुत सारे काम माँ द्वारा किए गए हैं बच्चे को प्रसन्न करने के लिए। माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर आंगन में खड़ी है, कभी वह उसे हाथों पर झुलाती तो कभी हवा में उछाल उछाल कर प्रसन्न होती। बच्चा भी माँ के हाथों में झूले में डोलता हुआ खिलखिलाकर हंस रहा है। माँ मासल्य भाव से बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे बालों में कंघी कर उसे सुंदर बनाती है। माँ बच्चे को अपनी घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाती है तथा बच्चा माता की गोद में प्रसन्न रहता है। तो एक बच्चा जो है वो माँ के साथ बहुत प्रसन्न रहता है। ये सारे क्रियाकलाप माँ द्वारा संपन्न किए जाते हैं और जिसमें बच्चा बहुत ही आनंद उठाता है। तीसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज सामाजिक संवेदन शून्यता का जीता जागता उदाहरण है। कैसे? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज, एक अपाहिज को लाकर कैमरे के सामने बैठा दिया और उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिससे उसका कष्ट, उसकी तकलीफ जो है वो उभर रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये संवेदनहीनता ही तो है। आप एक व्यक्ति को लेकर आ रहे हो, एक तो वो पहले ही लाचार है, पहले ही दुखित है, और दूसरा आप अपने प्रश्नों द्वारा उसे और ज्यादा दुखित कर रहे हैं।
तो क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता सामाजिक संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसमें करुणा की आड़ लेकर संवेदनशीलता का दिखावा करने वाले मीडिया के कुछ लोगों को बेनकाब किया गया है। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति व्यक्त कर उसकी करुणा का व्यवसायिक दृष्टि से लाभ उठाने की प्रवृत्ति को कवि ने इस कविता में उभारा है कि किस तरीके से कुछ मीडिया कर्मी जो हैं एक अपाहिज व्यक्ति की मजबूरी को से अपना पैसा कमाना चाहते हैं, उसकी तकलीफ को नहीं देख रहे हैं, मगर उनका पैसा आ जाए, उनकी टीआरपी बढ़ जाए, उनकी ख्याति बढ़ जाए, इस कारण वो उससे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो उसकी तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। मीडिया के कुछ लोग अपने कार्यक्रम को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए एक अपन व्यक्ति की अपंगता का भद्दा प्रदर्शन करते हैं, उसकी बेबसी को मनोरंजन का विषय बनाते हैं, उसमें अपाहिज होकर कैसा लगता है जैसे भद्दे सवाल पूछते हैं। अब किसी व्यक्ति से आप पूछो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, अरे किसी व्यक्ति को अपाहिज होकर अच्छा नहीं लगेगा तो उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो ये एक तरीके से मीडिया कर्मियों की संवेदन शून्यता को दर्शा रहा है। कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के होठों की कसमसाहट, असमंजस, दुख और बेचैनी को अत्यंत व्यावसायिक ढंग से प्रस्तुत करता है। अतः कह सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज सामाजिक शून्यता का जीता जागता उदाहरण है। तो जो वो कर रहे थे वो सारी ही क्रियाकलाप जो हैं वो बहुत ही गलत थे। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 11 पे। क्या दिया है 11 पे? काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। अब काव्य खंड से ही हमारे पास फिर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अब इन प्रश्नों के उत्तर हमको 40 शब्दों में देने हैं और ये होंगे प्रश्न हमारे 2 मार्क्स का 1। तो ध्यान रखिए 3 प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 11 हो गया हमारा 4 मार्क्स का। तो पहला प्रश्न है, बेकारी की समस्या तुलसी के जमाने में भी थी, उस बेकारी का वर्णन तुलसी के कवित्व के आधार पर करिए। अब बेकारी क्या थी भाई? चारों तरफ जो है वो भुखमरी फैली थी, लोगों के पास काम करने के लिए नहीं था, ठीक है, ना किसान के पास खेती, ना भिखारी के लिए भीख, ना बनिए के लिए कोई आ रहा, ना व्यापारी के पास व्यापार, मतलब किसी के पास कोई काम वाम नहीं था। और साथ ही जहाँ पर आप बोलेंगे सभी के काम धंधे जो हैं वो खराब हो चुके थे और चारों तरफ भुखमरी फैली हुई थी। तुलसी का युग भी बेकारी से आक्रांत था। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मचा था। किसान को कृषि की सुविधा नहीं थी, भिखारी को भीख भी नहीं मिलती थी, काम धंधे सब चौपट हो चुके थे, कर्मचारी गण खाली थे, चारों ओर बेरोजगारी का आलम था। पेट की खातिर लोग अच्छे बुरे सारे काम करते थे। लाचारी इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपनी संतान तक को बेचने के लिए विवश थे। दरिद्रता रूपी रावण ने सबको अपने वश में कर लिया था। तो मतलब चारों तरफ किसी को कोई काम नहीं था और चारों तरफ भाई काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो खाना नहीं है, तो इस तरीके से चारों तरफ दरिद्रता भी फैली हुई थी। दूसरा प्रश्न है, उषा कविता के आधार पर कवि के प्रतीक प्रेम तथा बिंब धर्मी चेतना को स्पष्ट कीजिए। अब प्रतीक प्रेम, यहाँ पे देखिए उषा के समय का जो आसमान होता है, उसकी नमी होती है, इन सभी को यहाँ लेखक ने प्रतीक के द्वारा प्रस्तुत किया। भाई काली सिल पर लाल केसर, काली स्लेट पर लाल चौक, नमी को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने चौके की नमी बताया, गीला चौका बताया। तो यहाँ पर इन्होंने प्रतीकों को दिया, साथ ही बिंब बड़े अच्छे तरीके से बताए उन्होंने, जिन चीज़ों को हम इंद्रियों से पकड़ सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं, गौर देह का वर्ण जो है वो जल में जो है झिलमिला रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम इनको महसूस कर सकते हैं बिंबों के माध्यम से। तो जैसे गीलापन है, इसको हम स्पर्श के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। तो ये जो है हमने लेखक को देखा कि वो प्रतीकों से बहुत प्रेम करते हैं और बिंब भी बड़े अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने विभिन्न प्रतीकों तथा बिंबों के माध्यम से प्रकृति के पल पल बदलते स्वरूप को स्पष्ट किया है। कविता में नीले आकाश को नीला शंख के प्रतीक के रूप में रखा। नीला शंख अपनी स्वच्छता तथा निर्मलता के लिए उसी रूप में जाना जाता है जैसे आकाश। कवि ने विविध बिंबों के सहारे प्रातःकाल के वातावरण को चित्रित करने में सफलता पाई है। इन प्रतीकों तथा बिंबों से कवि का चित्रकार मन कुशलता से सामने आता है। तो किस तरीके से भाई बिंब क्या होते हैं? बिंब मतलब ऐसे चित्र जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सके कविता में पढ़कर। तो यहाँ पर एक कवि भी कितना अच्छा चित्रकार हो सकता है, ये वो कितने अच्छे तरीके से उसने कविता में बिंबों का इस्तेमाल किया है, ये प्रदर्शित होता है।
प्रश्न संख्या 3 है, बिंब कितने प्रकार के होते हैं? पतंग कविता से श्रव्य बिंब छाटिए। अब आपको सबसे पहले बताना है कि बिंब कितने प्रकार के होते हैं, फिर कविता में पतंग कविता में कितने श्रव्य बिंब हैं वो हमें बताने हैं। तो देखिए, बिंब का अर्थ है चित्र। शब्दों के द्वारा कवि जो चित्र बनाते हैं वही बिंब कहलाते हैं। इन शब्द चित्रों का संबंध हमारी इंद्रियों से होने के कारण इनके निम्न भेद हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से आप बिंब को समझिए। पहला है दृश्य बिंब, आंखों से दिखने वाला। जो चीज यहाँ पर बोलते हैं वो, जैसे हमने बोला कि आसमान में उड़ते जो पक्षी हैं वो हम देखेंगे तो ये क्या हो गया? दृश्य बिंब हो गया। दूसरा है श्रव्य बिंब, कानों से सुनाई देने वाला। कलकल बहती नदी, ये हम किससे सुनते हैं? कानों से। कलकल की आवाज हम किससे सुनते हैं? कानों से। ये हो गया श्रव्य बिंब। घातव्य बिंब यानी नाक से गंध लेने वाला। कोई चीज हम बोलेंगे, फूलों क्या कहते हैं, वातावरण में फूलों की सुगंध फैली हुई थी, तो अब ये सुगंध हम कैसे महसूस करेंगे? नाक से। तो ये हमारा क्या हो गया? घ्रातव्य बिंब। फिर आता है आस्वाद्य बिंब, जीभ से स्वाद लेने वाला। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कैसे? बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी मेरी माँ, जिसे आज याद कर कर मन विचलित हो जाता है। अब यहाँ पर स्वादिष्ट खाना जो माँ बनाती थी, तो वो स्वादिष्ट खाना हम कैसे चखेंगे? जाहिर सी बात है, अपनी जीभ से चखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आस्वाद्य बिंब। फिर है स्पर्शय बिंब, त्वचा से स्पर्श करने वाला। अब पत्तों की खुरदुरापन और फूलों की कोमलता आप कैसे महसूस करोगे? स्पर्श के द्वारा। हाथों से जब स्पर्श करोगे तभी तो खुरदुरापन और कोमलता महसूस करोगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्पर्शय बिंब। पतंग कविता में निम्नलिखित श्रव्य बिंब हैं, जैसे घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब घंटी बजाना जो है हम कानों से सुनते हैं। शुरू हो सके सीटियों और किलकारियां, सीटियां किलकारियां हम कैसे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग की जो आवाज होती है वो भी हम कानों से सुनते हैं। तो यहाँ पर पतंग कविता में ये सभी श्रव्य बिंब थे जिन्हें हम कानों से, मृदंग की आवाज कानों से सुनी जाती है, सीटियां किलकारियां कानों से सुनी जाती हैं, घंटी जो टिन टिन करके जोर से बजाई जाती है ये भी हम कानों से सुनते हैं। तो ये सभी क्या है? श्रव्य बिंब हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 में हमारे पास गद्य खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो लगभग हमें 60 शब्दों में देने हैं, 60 वर्ड्स में देने हैं, ध्यान रखिएगा। 2 प्रश्न जो हमें देने हैं वो सिर्फ 60 शब्दों में देने हैं और यहाँ पर 3 नंबर का एक हमारा प्रश्न होगा। 3 प्रश्न है, चलिए देखते हैं। पहला है, दास्ता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस कथन को स्पष्ट कीजिए। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, यानी कि हम कानूनी रूप से जब हम बंधक बनाए जाते हैं तो उसी रूप से ही खाली हमें दास्ता प्राप्त नहीं होती, दास्ता कई और तरीके से भी प्राप्त होती है। तो कैसे है? लेखक के अनुसार दास्ता की परिभाषा वह है जिससे किसी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता ना हो। तो दास्ता का मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति जिसे जो है कुछ भी अपने हिसाब से करने की स्वतंत्रता ना हो, यहाँ तक कि वह अपना व्यवसाय भी स्वयं ना चुन सके, यानी कि वो क्या कमाना खाना चाहता है इसका भी उसे स्वतंत्रता ना हो। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि उसे दास्ता की जकड़ में रखा जाता है। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहते, मतलब हमने किसी को कहीं पर बंदी बना दिया तो वो दास्ता नहीं होती है। दास्ता बहुत तरीके से करी जाती है। जैसे पहले समय में क्या होता था, लोग बेगारी करते थे, किसी के खेत में काम किया मगर पैसा नहीं मिलता था। जाति प्रथा के अनुसार भी श्रम विभाजन किया जाता था, तो वहां पे व्यवसाय चुनने की आजादी नहीं होती थी। तो ये भी एक तरह की दास्ता हुई, जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार या कर्तव्य पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। कानूनी पराधीनता ना होने पर भी यह स्थिति पाई जाती है, मतलब अगर कानून ने भी आपको पराधीन नहीं, मतलब आपको बंदी नहीं बनाया है, तो भी आप कहीं जगह समाज में ये पराधीनता देखेंगे। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति को अपना जीवन विवश होकर जीना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह मानसिक रूप से स्वस्थ एवं संतुष्टि का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस वक्तव्य का सीधा सीधा मतलब था कि कानून ही आपको पराधीनता प्रदान नहीं करता, समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको मानसिक और शारीरिक पराधीनता प्रदान करते हैं, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से हिसाब से काम नहीं कर सकते, आपको दूसरों की मर्जी के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। साथ ही आप अपना व्यवसाय खुद नहीं चुन सकते, आप अपने रहने की जगह नहीं चुन सकते, आप खा नहीं सकते। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कानूनी पराधीनता से अलग पराधीनता होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
शिरीष आज के संदर्भ में हमें क्या संदेश देता है, पाठ के आधार पर बताइए। शिरीष एक ऐसा पेड़ है, उसका फूल ऐसा होता है जो बहुत ही टफ माहौल में भी रहकर अपने आप को बहुत ही सरस और जो है सहज बनाकर रखता है। तो हमें यही संदेश मिलता है कि हमारे आसपास परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मगर हमें खुलकर उन परिस्थितियों के हिसाब से जीना चाहिए। देखिए क्या है, शिरीष के फूल द्विवेदी जी का उत्कृष्ट निबंध है। इसके माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहता है कि किस प्रकार शिरीष का फूल लू, गर्मी, आंधी और शुष्क मौसम में भी खिलके अपना सौंदर्य बिखेरता है। ऐसा मौसम जिस मौसम में आदमी तक सूखने लगता है, पेड़ तो पौधों की जान ही बात दीजिए, तो पेड़ भी उसी मौसम में शिरीष का फूल बहुत ही सरस रहता है। उसी प्रकार हमें भी जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक जीना चाहिए। सभी के जीवन में संघर्ष आता है, आप उदास होकर उस संघर्ष करो या प्रसन्नता से करो। जितना प्रसन्नता से करोगे वो संघर्षों को आप उतनी आसानी से जो है पार कर जाओगे। हमारी जिजीविषा भी ऐसी होनी चाहिए कि जब हमें किसी से भी पोषण और नमी ना मिले, अर्थात हमें हमारी परिस्थितियों में किसी से सहारा ना मिले, तब हम अपनी आत्मा के बल अर्थात पोषण पा सकें, जिससे हम विकट समय में भी सुकोमल सौंदर्यमयी जीवन को बनाने में अपने आप को सक्षम बना पाए। तो यहाँ पर क्या है, हमें किसी से मदद मिले ना मिले, लेकिन तब भी हमें अपने संघर्षों को अपने बल पर जीतना है। प्रश्न संख्या 3 है, पहलवान की ढोलक पाठ का एक संदेश यह भी है कि लोक कलाएं किस प्रकार धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, उनके पुनर्जीवन के लिए क्या किया जा सकता है। तो अब देखिए बहुत सारी, जैसे यहाँ पर बताया गया कि पहलवानी एक लोक कला थी, लेकिन राजा ने तो उसको पोषित किया, लेकिन उनके मरने के बाद जब उनका बेटा आया तो उन्होंने जो है पहलवानों को निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी पुरानी कलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब लुप्त होती जा रही हैं, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया जा सकता है, आपको ये चीज़ें बतानी। तो सबसे पहले आपको पाठ के आधार पर लोक कला बतानी होगी, फिर आप इस लेवल पे और क्या कर सकते हैं ये आपको बताना होगा। प्राचीन लोक कलाएं अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण बढ़ते शहरीकरण ने लोक कलाओं की प्रासंगिकता समाप्त हो रही है। जो प्रासंगिकता नहीं रह जाता उसे समाप्त होना ही पड़ता है। आधुनिक समय में लोगों के मूल्य एवं जीवन शैली अत्यधिक परिवर्तित हो गए हैं। अब कुश्ती जैसी कलाओं का अधिक महत्व नहीं रह गया। अब आप देखेंगे पहले गांव में बहुत होता था, लेकिन अब नहीं होता। आज के नए दौर में क्रिकेट, फुटबॉल, तैराकी, हॉकी, जिम्नास्टिक जैसे अन्य खेल अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। तो मतलब जो लोक कलाएं जैसे कुश्ती होती थी वो कहीं विलुप्त हो रही है। अब नए नए बहुत ही जो है गेम्स आ गए जिसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि लुट्टन पहलवान या कुश्ती जब तक राज आश्रित था तब तक फला फूला, लेकिन राजा दरबार से निकल जाने के बाद उसकी स्थिति मरनासन हो गई। मतलब जब तक परिवार महाराज में रहा तब तक वो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो राज दरबार से बाहर निकला उसकी जो है वो सारी खूबियां कहीं धरी की धरी रह गई। कुश्ती जैसी कलाओं के पुनर्जीवन के लिए सरकार के निवेश से ही शहरी और ग्रामीण युवकों को विद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रशिक्षक के अंतर्गत उचित प्रशिक्षण व सम्मान आदि मिलना चाहिए। मतलब सरकार द्वारा ऐसे प्रशिक्षण प्रोवाइड किए जाए, साथ ही उनको ऐसी डाइट दी जाए, ऐसा शुल्क दिया जाए जिससे पहलवान जो है करने में लोग इंटरेस्ट लें। अतः ढोल बजाने से के इस उत्साहपूर्ण तरीके के आधार पर यह कहना उचित ही है कि इस पाठ में लोक कलाओं को संरक्षण दिए जाने का संदेश दिया जाता है कि आप मतलब किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है कि जैसे ढोलक बजा के ही उसने अपने कला को एंड तक जीवित रखा, ये चीज बताई गई है। अब आ गए प्रश्न संख्या 13। ये हमारी प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। इसमें भी हमारे गद्य खंड के ही प्रश्न 3 दिए गए हैं। 2 प्रश्न करने हैं मगर 40 शब्दों में करना है। एक प्रश्न होगा हमारा 2 मार्क्स का। तो प्रश्न संख्या 13 हो गया हमारा 4 मार्क्स का। पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ की इंद्र सेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, इंद्र सेना सामूहिक रूप से कार्य कर रही है। आप ये देख रहे हैं, समूह में वो चल रहे हैं। ये भले ही जो है अंधविश्वास से प्रेरित हो, लेकिन यहाँ पर ये प्रेरणा है कि अगर हम सामूहिक रूप से किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो वो जरूर सफल होता है।
इंदर सेना अपने क्रियाकलापों द्वारा युवाओं को रचनात्मक प्रेरणा दे सकती है। यह सामूहिक प्रयास कहलाता है। यह सामूहिक मतलब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर जिस कार्य को करते हैं। इंदर सेना में इतनी क्षमता है कि वह समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सकती है। वे लोग कमजोर वर्ग के पक्ष में आवाज उठा सकते हैं तथा शोषणकारी शक्तियों का जमकर विरोध कर सकते हैं। अतः यदि युवा चाहें तो वो मिलकर समाज को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रेरणा मिली कि अगर युवा चाहें और सामूहिक रूप से किसी कार्य को करें तो हमारा समाज बहुत उच्च स्तर पर जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, लुट्टन सिंह ने अचानक बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को कुश्ती के लिए चुनौती क्यों दे दी? भाई वो शेर का बच्चा इतने दिनों से वो कुश्ती लड़ रहा था बिना किसी से हारे, लेकिन लुट्टन पहलवान ने उसे देखा और तुरंत ही चुनौती दे डाली। तो इसका कारण क्या था? लुट्टन सिंह बचपन से अनाथ की तरह पला था। जिस सासू माँ के यहाँ उसने अपना सारा बचपन बिताया था, उसको सभी गांववासी किसी न किसी बात पर परेशान करते रहते थे। उन सभी को उसने कसरत के द्वारा कसे हुए शरीर से भयभीत कर रखा था। भाई बचपन तक जब तक था तो सभी ने उसको परेशान किया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया वो पहलवान की उसमें आ गया तो सभी लोग उससे डरने लगे थे। इसके अलावा वह एक दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। उसकी जवानी व निश्चय व्यक्तित्व की हिम्मत और ढोलक की ललकारती हुई थाप ने उसकी सोचने की शक्ति को बिजली की शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अतः उसने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दे दी। तो किस तरीके से उसका जो शरीर था उसने धीरे धीरे उसको हिम्मत बंधाई, और जब वो पहलवानी देख रहा था तभी उसने चांद सिंह अर्थात शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली, उसको जिसको कभी कोई हरा ही नहीं पाया, और वो उससे लड़ता है और उसी आत्मविश्वास के साथ लड़ता है और चांद सिंह को हरा भी देता है। अगला प्रश्न है, बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। बाजार एक ऐसी जगह है जहां पे हम लुट सकते हैं। मतलब क्या है? अब इस जगह पे हमको क्या है, अपने मन को खाली रख के कभी नहीं जाना। आपकी जेब भरी और मन खाली हो तो ये कंडीशन हमें कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां जाकर हम फंस सकते हैं। अब उस बाजार के जादू से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने मन को भर के जाना पड़ेगा, अपने टारगेट को डिसाइड करके जाना पड़ेगा। ऐसी कई चीजें हैं जो हमें बाजार जाते समय ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बाजार जाते समय हमें तार्किक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, अन्यथा अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी की आशंका रहती है। हमें अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए। इसके लिए हमें निम्न बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए। अर्थात जब हम बाजार जाएं तो हमें क्या चीजें करनी है? पहला है, बाजार जाते समय परचेजिंग पावर के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अर्थात परचेजिंग पावर क्या है? पैसा। इसके प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। प्रायः पैसे की गर्मी के कारण हम अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर लेते हैं, अतः इससे बचना चाहिए। पैसा है आपके पास तो उस पावर पे आप ज्यादा इतराइए नहीं। आप जितना इतराएंगे आप उतने अनावश्यक चीजों को खरीदेंगे। कई बार बाजार का आकर्षण रूप भी हमें अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए उत्तेजित करता है, तो इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। बाजार पूरी तरह सजा रहता है तो उस आकर्षण में भी हमें फंसने से बचना चाहिए। बाजार जाते समय कभी भी मन को खाली नहीं रखना चाहिए। बिना किसी लक्ष्य के बाजार जाने पर प्रायः अनेक वस्तुओं की चाहत हमें घेर लेती है। इससे बचना आवश्यक है। अतः हमें खरीदारी के लिए तभी बाजार जाना चाहिए जब हमें अपनी आवश्यकता का पूर्ण ज्ञान हो, अन्यथा बाजार के जादू में फंसने की संभावना रहती है। तो जब भी आप जाइए आप डिसाइड करके जाइए बाजार की आपको क्या क्या खरीदना, और आप अगर बिना डिसाइड किए चले गए तो आप इसके जादू में फंस जाएंगे और अनावश्यक खरीदारी को कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्न पत्र हमारा क्लास 12 हिंदी कोर का खत्म हुआ, पेपर नंबर 5। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अभी और भी पेपर हैं, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आ जाते। तो इसके लिए हम धीरे धीरे पेपर्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। मैग्नेट बेन्स अब आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सारी बुक्स तो है, लेकिन हम चाहते थे कि आपको पढ़ाई में और ज़्यादा आसानी हो, इसलिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब ये कैटेगरीज कैसी हैं देखिए। जैसे हमने अभी ये सैम्पल पेपर किया तो हमारी एक बुक हो गई सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक, जिसमें आपके सारे सैम्पल पेपर्स रहेंगे। उसी तरीके से हमारी एक बुक हो जाएगी, जैसे हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं तो एक बुक हमारी एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक हो जाएगी। तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक हम आपके लिए रेडी कर चुके हैं। अब इन्हें आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा। फॉर्म को फिल करके सबमिट करिए। एक टीम मेंबर जल्दी हमारा आपसे कांटेक्ट करेगा इस बुक के लिए। तो
तो बुक भी प्राप्त करिए और पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।